ये ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं विष्णुकांत शर्मा विज्ञान विषय के अंतर्गत इस सत्र में कक्षा 6 के अध्याय 2 भोजन के घटक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भोजन के घटक, भोजन के कौन कौन से घटक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे भोजन को एक निश्चित संगठन प्रदान करते हैं और हमारे भोजन को हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो इसके बारे में हमने गत अध्ययन सत्र में चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था भोजन के मुख्य 6 घटक हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन। ये 6 बातें हमने की थी। ये भोजन के मुख्य घटक है। उसके बाद हमने उनके परीक्षणों के बारे में जाना था। कार्बोहाइड्रेट का हमने आयोडीन टेस्ट किया था, प्रोटीन का कॉपर सल्फेट टेस्ट किया था और वसा का हमने कागज में फोल्ड करके उसको पीट कर उसके तेलीय स्थिति को दिखाया था। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं पोषक तत्वों का शरीर में क्या योगदान है, पोषक तत्व शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और उनका शरीर के विकास में क्या योगदान है। अगर पोषक तत्वों की कुछ कमी हो जाए तो शरीर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या परेशानियां हो सकती है, और उनके बारे में आज हम जानेंगे इस सत्र में कि पोषक तत्व किस प्रकार हमारी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इनकी कमी से क्या हो सकता है और इनकी अधिकता से भी क्या हो सकता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं। हमारे भोजन के 2 मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं। इसीलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा गया है। ऐसा भोजन जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, यानी जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। अब इनके स्रोत क्या हैं? हमने पढ़ लिया वसा। वैसे हमने गत अध्ययन सत्र में बताया था कि वसा देने वाले कौन से पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट देने वाले कौन से पदार्थ हैं, लेकिन फिर मैं आज पुनः इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। वसा हमें किससे प्राप्त होती है? मूंगफली से, बादाम, तिल, तेल से। कार्बोहाइड्रेट चावल, बाजरा, गेहूं, आलू, गन्ना, पपीता, शकरकंद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो हम जनरली देखते हैं जीवन में, जो हमारे दैनिक व्यवहार में काम में आते हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है। तो वसा मूंगफली, बादाम, तिल और तेल जितने भी हैं, जैसे सरसों है, नारियल है, इन सब से, तो इन सब से वसा प्राप्त होती है। चावल, बाजरा, गेहूं, आलू, गन्ना, पपीता, शकरकंद, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगर इनको साथ में खाया जाए तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऐसा भोजन सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कहा गया है। इनसे हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद आता है प्रोटीन, भोजन का तीसरा घटक प्रोटीन। यह क्या काम करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो केवल ऊर्जा दे रहे हैं बॉडी को, लेकिन प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। हमारे शरीर की स्वस्थ वृद्धि के लिए लंबाई है, मोटाई है, शरीर के अंगों का विकास है, शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए जो आवश्यक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से हमें शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। देखिए, ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा हो गया? परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ऊर्जा देने वाले भोजन का नाम लिखिए। जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट हो, उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहा गया है। और जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? प्रोटीन हो, उसे शरीर वर्धक भोजन। शरीर वर्धक देखो, शरीर की बढ़ोतरी करने वाला। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं। तो प्रोटीन हमें मांस, अंडा, दूध, घी, मूंग, राजमा, चना, मटर, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह व्यायाम करने के बाद चने खाते हैं, तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मटर में प्रोटीन है, चने में प्रोटीन है, मूंग में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है, दूध, घी में प्रोटीन है। इसके अलावा मांसाहारी में आपके अंडे में है, मांस में है, मछली में है, सब में प्रोटीन है। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा गया है।
अब हमने 3 घटकों की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब है चौथा घटक विटामिन। मैंने उस दिन भी अध्ययन सत्र में कहा था कि वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। अब ये भोजन के मुख्य भाग हैं, तो ये क्या काम करते हैं? शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। इन्हें रक्षक भोजन कहा गया है। ये शरीर की किससे रक्षा करते हैं? रोगों से, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भोजन कहलाता है। अब विटामिन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में हैं इतने नाम दिए हुए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में है। ये रोगों से लड़ने की, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये विटामिन हमें रोग, किस रोग से बचाता है? रतौंधी रोग से। विटामिन बी बेरी बेरी रोग से, हमें किस रोग से बचाता है? बेरी बेरी रोग से। विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है, विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है। विटामिन डी हमें रिकेट्स से बचाता है, रिकेट्स हड्डियों से मुड़ने का रोग होता है, हड्डियों से संबंधित जो भी रोग हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ई हमें नपुंसकता से बचाता है, यानी शारीरिक क्षमता प्रदान करता है। और विटामिन के संतुलन और समन्वय का काम करता है। संतुलन और समन्वय का काम करता है। इस प्रकार हमने देखा विटामिनों से ये रोग हो सकते हैं अगर इनकी कमी हो तो ये हमारे शरीर को किससे करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है, आंखों से। अब रतौंधी किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। तो विटामिन शरीर में किस अंगों के लिए आवश्यक हो गया? रतौंधी के लिए। विटामिन बी बेरी बेरी रोग, हृदय की धड़कन का बढ़ना, मांसपेशियों में खिंचाव, तो ये विटामिन बी इनसे बचाता है। स्कर्वी रोग त्वचा से संबंधित है, त्वचा का फटना, होठों के त्वचा का फटना, तो इनसे विटामिन सी बचाता है। डी रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोगों से बचाता है। ई नपुंसकता से बचाता है। और विटामिन के संतुलन और समन्वय का कार्य करता है। तो इस प्रकार विटामिन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इन 3 रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई है। अब पता है विटामिनों का एक समूह, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों के एक समूह को जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रोगों से रक्षा करता है। आपने देखा था मुंह में छाले जाते थे, हमें एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लेते हैं। तो ये विटामिनों का, बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है जो शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो गई है उस विटामिन की कमी को पूरा करता है और हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान भी करता है। इस प्रकार विटामिन जो चौथा ग्रुप है विटामिन है। 5वां है खनिज लवण। ये क्या काम करते हैं? खनिज लवण अल्प मात्रा में ही जरूरी होते हैं शरीर के लिए, लेकिन ये उचित विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपने देखा वो खेतों में यूरिया छिड़की जाती है, खाद दी जाती है, तो एक निश्चित मात्रा में दी जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन आदि, फास्फोरस। तो वैसे ही शरीर के उचित विकास के लिए खनिज लवणों का भी जरूरी है। अगर खनिज लवण बॉडी में कम होंगे, खनिज लवण बॉडी में कम होंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, शरीर का संतुलन में समस्या आ सकती है। इस प्रकार बॉडी के सामंजस्य के लिए, संतुलन के लिए खनिज लवणों का होना भी आवश्यक है। शरीर के उचित विकास के लिए भी खनिज लवणों का होना भी आवश्यक है। फिर अगला छठा जल। मैंने पहले भी बताया था जल एक सार्वभौमिक विलायक है। भोजन के सभी हिस्सों को, सभी भागों को घोलने के लिए जल जरूरी है। जल के बिना भोजन का पाचन सही नहीं होगा। भोजन का मुख्य घटक भी जल है। इसके अलावा भोजन में हमें आहारी रेशे भी चाहिए, आहार में रेशे और वृक्षांश भोजन भी चाहिए। क्यों? इनके अभाव में भोजन का भी उचित पाचन नहीं होगा। इस प्रकार हमने भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जाना, जो पोषक तत्वों का शरीर में क्या योगदान है, इनके बिना हमें क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बिना ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रोटीन के बिना शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, विटामिन के बिना रोगों से रक्षा नहीं होगी,
खनिज लवण के बिना उचित विकास नहीं होगा, जल के बिना पाचन में भी समस्या आएगी। इस प्रकार आज के अध्ययन सत्र में हमने इन सभी पोषक तत्वों के बारे में जाना और शरीर के विकास में इनके योगदान के बारे में जाना। इससे अगले अध्ययन सत्र में हम पढ़ेंगे भोजन की, संतुलित भोजन के बारे में और असंतुलित भोजन के बारे में, शरीर में इनका क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।